हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए आपके लिए पीवाईक्यूज कंप्यूटर ग्राफिक्स के। ऐसे हम बाकी पीवाईक्यूज भी लेके आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, फर्स्ट है फॉर लाइन ड्राइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम आर यूज्ड। ओके, तो बताइए कि एल्गोरिथम, अगर हमारे पास लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है तो हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं। हमने इसको पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम होते हैं, एक डीडी एल्गोरिथम, एक ब्रेसन एल्गोरिथम। मिड पॉइंट एल्गोरिथम किसके लिए होता है? सर्कल के लिए। और क्लिप्स के लिए भी होता है। कर्व एल्गोरिथम कुछ नहीं है, कर्व्स होती है। तो इसका आंसर आएगा ए एंड बी। ये जून 2021 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 23 का क्वेश्चन आया बेटा। ओके, कंसीडर ए ट्रायंगल PQR with coordinates P। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है P00 Q 2 and 10 4 R PQR। हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल है। ओके, नाउ हमें क्या करना है, हम इस ट्रायंगल को मैग्नीफाई कर रहे हैं 4 टाइम साइज व्हाइल कीपिंग R10 4 फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ओरिजिन हमने लेना है 00 नहीं लेना, हमें कौन सा लेना है 10 4। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैग्नीफाइड ट्रायंगल हमने किया था। अगर पिवट एलिमेंट 00 नहीं होता तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें सारे पॉइंट्स को 10 4 के बेस पे लेके जाना पड़ेगा। 10 4 को हमने क्या लेके आना है, ओरिजिन बनाना है। तो नए पॉइंट्स आर के क्या हो जाएंगे, 10 - 10 4 - 4 दैट इज 0 0। ऐसे PQ के क्या बन जाएंगे, 0 - 10 एंड 0 - 4 दैट इज -10 एंड -4। और जो हमारे क्यूब के हैं 2 के क्या बनेंगे, 2 - 10 एंड 2 - 4 दैट इज -8 एंड -2। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, मैग्नीफाई के लिए हम क्या करते हैं, उसको 4 टाइम्स हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बेसिकली, राइट। तो हमें कितना बोला गया मैग्नीफाई टू 4 टाइम्स साइज व्हाइल कीपिंग द R10 14। ठीक है, तो हमें कितना मैग्नीफाई करना है, 4 टाइम्स। तो क्या बन जाएगा, 0 × 10 4 × 0 × 4। तो क्या बन गया 0 0। इसका क्या बन गया -10 × 4 -4 × 4। तो क्या बन गया -40 एंड -16। इसका क्या बन गया -8 × 4 -2 × 4। तो क्या बन गया -32 एंड -8। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू 0 0 है। अभी हम दोबारा से R10 4 इसको 10 4 के पोजीशन पे लेके आने के लिए क्या करेंगे, +10 +4। तो क्या बन जाएगा 0 + 10 0 + 4। तो क्या बन गया 10 4। R पॉइंट हमारा क्या बन गया 10 4। ऐसे P क्या बन जाएगा -40 + 10 -16 + 4। तो क्या बन गया -30 × -12, राइट। अगर हम आगे देखें तो क्यू हमारे पास क्या आ रहा है, -2 -8। इसमें भी क्या करेंगे -32 + 10 -8 + 10 4। तो क्या बन जाएगा -22 एंड -4, राइट। तो ये हमारे क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स। तो ठीक है, तो देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है। -30 -12 ये वाले पे आ रहा है, देखिए। फिर आया -22 -4 एंड दिस। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बी। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन हमारा है मैचिंग क्वेश्चन है, इजी है। हम सारे टॉपिक्स कर चुके हैं कि ब्रेसन एल्गोरिथम किसके लिए होता है, ठीक है, वो चीज है। तो बताइए जो ब्रेसन एल्गोरिथम हमने किसके लिए किया हुआ है। ब्रेसन एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, राइट। ओके, ठीक है, दिसंबर 23 का क्वेश्चन है बेटा। तो ब्रेसन एल्गोरिथम हमारा क्या है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। कोहेन सदरलैंड हमने किसके लिए किया था, कोहेन सदरलैंड मॉडल। कोहेन सदरलैंड हमने किया था लाइन क्लिपिंग के लिए,
सदरलैंड हर्जमैन क्या था, पॉलीगन क्लिपिंग के लिए, जेड फर्म होता है हमारा हिडन सरफेस के लिए। तो ए का क्या आएगा बेटा, 2, ए का 2, ठीक है, एंड बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। इसका आंसर आएगा सी। क्लियर? ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास है कि बाइजर कर्व किसके लिए होती है, ठीक है, बी स्प्लाइस कर्व। तो अगर आपको याद होगा हमने इसका क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो जो देखो इसमें थोड़ा सा डिस्प्ले में वो आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जून 23 का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है बाइजर कर्व्स। बाइजर कर्व क्या होती थी याद है, बी स्प्लाइन। बाइजर कर्व्स में हमने स्टार्टिंग एंड एंडिंग कंट्रोल पॉइंट्स को ऐड करना होता था और बाकी कंट्रोल पॉइंट्स को पास करे या नहीं, बी स्प्लाइन्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देखिए जो बाइजर कर्व है हमारे लिए किसमें यूज होती है, किसमें, देखो बाइजर कर्व पहले मैं बताती हूँ कैसे होते हैं। जैसे ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो सॉरी इस मिनट आपको बनाकर दिखाती हूँ बेटा। तो ऐसे कुछ हमारी कर्व बनेगी, इन दोनों को पास करना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो बाकियों को करे या ना करे इट्स ओके, बट इसको पास करेंगे जरूरी में। क्लियर? तो क्वेश्चन में बोला है कि बाइजर कर्व्स इसमें से किसमें यूज होती है, ठीक है। बाइजर कर्व्स जो हम यूज करते हैं वो देखो होता क्या है बाइजर कर्व में। बाइजर कर्व हमारा यूज होता है पेंटिंग, ड्राइंग, कैड में, ठीक है। ये आपको मतलब याद करना पड़ेगा, लगा लीजिए, क्योंकि पेंटिंग, ड्राइंग, कैड में हम क्या यूज करते हैं, बाइजर कर्व। और बी स्प्लाइन्स जो कर्व्स होती हैं वो हमारी यूज होती है बाइज एंड टेंशंस, ठीक है। स्वीप जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, स्वीप रिप्रेजेंटेशन हम नॉर्मली यूज करते हैं 3 डिमेंशन ऑब्जेक्ट दैट आर ट्रांसलेशन, रोटेशन, सिमेट्री के लिए हम स्वीप रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नेचुरल रिप्रेजेंटेशन हमारी किसके लिए यूज होती है, फ्रैक्शनल ज्योमेट्री। इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। ओके, तो ये है, हाँ जी। अभी हम करके गए थे सदर हॉर्समैन मेथड किसके लिए यूज होता है। अभी हमने किया था कि ये किसका है, ये कौन सा एल्गोरिथम है, पॉलीगन क्लिपिंग का, राइट। अब बात क्या है कि ये किसके लिए यूज होता है, स्मूथ कर्व्स के लिए, लाइन सेगमेंट के लिए, प्लमेस एंड कनकेव पॉलीगन्स के लिए। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हम इसको यूज करते हैं किसके लिए, पॉलीगन क्लिपिंग के लिए। अब ये अगर आपको याद हो, मैंने जब ये एल्गोरिथम एक्सप्लेन किया तो स्पेशल कहा था इसके डिसएडवांटेज क्या है कि कनकेव पॉलीगन्स के लिए सही काम नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कन्वेक्स पॉलीगन्स के लिए। ओके ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है द क्लिपिंग प्रोसेस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इज यूज्ड। हाँ जी, हम क्लिपिंग जो प्रोसेस है वो किसके लिए यूज करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं क्लिपिंग में, जैसे ये मेरा सरफेस है, अगर ये लाइन क्लिपिंग है, लाइन क्लिपिंग यूज कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या होता है, कट हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को एंड लाइंस। इसका आंसर क्या आएगा, डी। ओके, नेक्स्ट है consider the rectangle with vertices this, there is scaling 2 towards x axis and 3 towards y axis the new coordinates। अभी देखो हमें कोई हमारा पिवट एलिमेंट फिक्स नहीं है, सीधा हमने करना है, हमने इसको स्केलिंग करनी है। स्केलिंग मींस इसको स्केल कर दिया, इसको जूम कर दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है स्केलिंग में, तो हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो एस एक्स दिखता है स्केलिंग में वो क्या दिया हुआ है, 2, एस वाई कितना दिया हुआ है, 3। तो कोऑर्डिनेट्स अगर हम बात करें, पी के हमारे पास 0 0 है, तो आफ्टर स्केलिंग ये क्या बन जाएंगे, 0 × 2, 0 × 3, वो क्या बन जाएंगे, 0 0। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,2, इसका क्या बन जाएगा, 0,2, 2,3, ये क्या बन जाएगा, 0,6। आर के क्या है हमारे पास, 3 2, ये क्या बनेगा, 3 × 2, 2 × 3, तो क्या बन जाएगा, 6 × 6। कौन से कोऑर्डिनेट, 0 0 0 6। अभी एच और एक एस भी दिया हुआ है, 3 0 दिया हुआ है, वो क्या बन जाएगा, 3 × 2, 0 × 3, तो क्या बन जाएगा, 6 0। हाँ जी, कौन कौन से 0 0, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मैंने मिक्स कर दिया था, 0 0 0 6
चलो आगे पीछे नोट कर रखे, कोई बात है। 600666, तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है? सी। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following transformation two dimension used to torsize in two dimensional object? Torsize का मतलब क्या है कि जो हमारी शेप है उसको क्या कर रही है? चेंज कर रही है। ठीक है, तो ये कौन सी हो, सॉरी, हमें बोला गया है टोरसाइज, कि उसको 2D ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर दिया हमने। ठीक है, तो किससे हम कर रहे हैं बताइए? ओके, हाँ जी, तो हमने साइज को रिसाइज किया है। ठीक है, तो इस ये ना ऑप्शन थोड़े से मैं तभी कंफ्यूज हो रही थी। ट्रांसलेशन, शेयरिंग, ये ओके गुड। हाँ जी, किसमें हमारा जो साइज है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो बताइए, हम अगर बात करें टू डिमेंशनल साइज की, टू डिमेंशनल में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करते हैं? ट्रांसलेट मीन्स होता है कि हमने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हम क्या है चले गए। ठीक है, जैसे कि मेरे ऑब्जेक्ट P00 थे और मैं उसको यहाँ पर 23 पे ले गई। ये बेसिकली ट्रांसलेशन है, उस पॉइंट को उठाकर मैं कहां पर ओ ले गई। ठीक है, ये टू टोर साइज है, ये टू रीसाइज। रीसाइज करना है हमें, तो रीसाइज हम किसके साथ करते हैं? ट्रांसलेशन पोजीशन, स्केलिंग में भी हमने किया था, उसका साइज चेंज करते हैं। ओके, साइज इसमें साइज सेम रहता है, रोटेशन में भी हमारी ओरिएंटेशन चेंज होती है बेटा। साइज में इंपैक्ट नहीं पड़ता। शेयरिंग में हमारे क्या होते हैं? शेयरिंग में ऑब्जेक्ट को स्लैंट से हो जाते हैं, स्लैंट ऑब्जेक्ट, उसकी शेप चेंज होती है, ना कि साइज। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा रीसाइज के लिए? रोटेशन। क्लियर? हाँ जी, इन डैश कर्व the last and the fourth vertex of polygon on the curve and all other vertices define the derivative order shape of the curve. तो पॉलीगन लाई करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स पे। अभी मैंने बोला था, अभी ऊपर समझाया था कि जो बाइसेप कर्व्स होती है ना, उसमें फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल लाइंस को पास करना क्या होता है? जरूरी होता है। बी सप्लाई में ऐसा कोई मस्ट नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? सी। देखो, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लासेस में, तो आप वो वाले क्लासेस सुन लीजिए, आपके ग्राफिक्स में आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन ए वेक्टर विद कार्टेशियन कंपोनेंट्स xy if the scaling be done with a matrix this। ठीक है, तो ये which of the following are true? Decrease the vertical, increase the vertical, double the horizontal, half the horizontal। अब बात देखो, इस रोटेशन से समझो कि हमें जो वर्टेक्स दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है? 0.5, 0, 0, 1.5। तो इसको हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया। 0.5 में क्या होता है? हाफ। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं हाफ, वो चेंज हो रहा है। अब देखो, जो एक्स एक्सिस है वो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.5 से। जो वाई एक्सिस है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1.5 से। राइट, तो एक में साइज क्या हो रहा है हमारा? हाफ हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स मींस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो एक्स में हमारा साइज क्या हो रहा है? हाफ। ठीक है, और जो वाई है वर्टिकल, उसमें क्या हो रहा है? 3 हाफ्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा 2 and 4, दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर? हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हमें असर्शन रीजन दिया हुआ है। ए रास्टर स्कैन डिवाइस इज ए CRT ग्राफिक्स डिवाइस एंड कैन यूज ए टेलीविजन मॉनिटर फॉर डिस्प्ले। हाँ जी, देखो ये हमने पढ़ा था, रैंडम स्कैनिंग हम रास्टर स्कैन डिवाइसेस यूज करते हैं जिसमें पिक्सल बाय पिक्सल काम होता है। ठीक है, तो उसमें पिक्सल होती हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है, रो बाय रो टॉप टू बॉटम जाता है, स्कैन करता है, और यही प्रिंसिपल टेलीविजन मॉनिटर में यूज होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? कहीं ना कहीं ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू। सेकेंड रीजन बोल रहा है वो क्या है?
In raster scan display, the picture is composed of series of dots. Dots means pixel, right? These dots are traced out series and horizontal line telephone in similar fashion. ठीक है, ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी कहीं ना कहीं ट्रू. ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी ट्रू. अब बोल रहा है इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज अ करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो. बोथ ये आर ट्रू. क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि इसका रीजन यही है कि ये टेलीविजन में काम करता है, या ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है? अब बताइए रीजन. देखो ऑप्शन दोनों ट्रू है ना, कि रास्टर स्कैन एस पे काम करता है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले में डॉट्स पे काम करती है. ठीक है, ये है. ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है, बट रीजन इज नॉट कंसिडर्ड डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, दोनों ट्रू है पर डायरेक्टली हम उसको नहीं बोल सकते कि यही स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी, कि दोनों ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, ये मतलब क्यों नहीं है अगर कोई पूछे, क्योंकि हमें ये वर्क कैसे करता है. ठीक है, ये सेम स्टेटमेंट्स होगी पर क्यों, उसका रीजन हमें नहीं मिला. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है. द हिडन सरफेस रिमूवल प्रॉब्लम विद मिनिमम 3D पाइपलाइन कैन बी सॉल्व. ठीक है, जो हमारा हिडन सरफेस प्रॉब्लम हमने डिस्कस नहीं की है, तो हिडन सरफेस प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है हम आज वही पहले आपको बताते हैं थोड़ा सा. देखो कई बार क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए क्यूब है. ठीक है, तो हमें कौन कौन सी चीजें दिख रही है. अगर हम क्यूब, अगर सॉलिड क्यूब है, हम इसका फ्रंट फेस दिख रहे हैं. ठीक है, इसका टॉप फेस दिख रहा है एंड इसका अगर साइड फेस ये वाला दिख रहा है, पर इसके पीछे वाला फेस, बॉटम फेस, ऑपोजिट यहाँ वाला हमें फेस नहीं दिख. ठीक है, तो ये जो फेस हमें नहीं दिख रहा हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स में, इसको क्या बोलते हैं? हिडन सरफेस. क्लियर? ठीक है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम हिडन इमेज को डिस्प्ले से पहले हम हिडन सरफेस को क्या कर देते हैं? रिमूव. ठीक है, ओके. तो ये हमारी होती है हिडन सरफेस प्रॉब्लम. इसके लिए हमारे पास दो हम एल्गोरिथम यूज करते हैं. एक होता है पेंटर्स एल्गोरिथम, एक हमारे पास होता है जेड बफर एल्गोरिथम. ठीक है, और पेंटर्स एल्गोरिथम में होता क्या है, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं पीछे से, दूर से लेके नियरेस्ट है. ठीक है, कि जैसे कि हमने बैकग्राउंड को पहले पेंट किया फिर आगे आगे आते हैं. ठीक है, इसमें हम करते क्या है, पेंटर्स एल्गोरिथम में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेप्थ. पॉलीगन्स की डेप्थ को मेजर करते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं. कैसे? सॉर्ट फ्रॉम farthest to nearest. ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं उसी ऑर्डर में, करते जाते हैं. ठीक है, सिंपल है. ठीक है, पर डिफिकल्ट फॉर इंटरसेक्टिंग पॉलीगन्स के लिए मुश्किल हो जाता है. ठीक है, इसमें ऐसे हमारा काम होता है. ओके, जेड बफर में क्या करते हैं, अगर हम जेड बफर की बात करें, इसमें हम करते हैं स्टोर डेप्थ फॉर एवरी पिक्सल. इसमें तो हमने सिंपल पॉलीगन की थी, इसमें सारे पिक्सल्स की करेंगे. ठीक है, फॉर ईच पिक्सल अगर स्मॉलर जेड है मतलब क्या है, हमारा नियर ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो हमें पता है अगर लार्जर है, लार्जर जेड में मतलब क्या है, हमारा फार्दर ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर हम नियरेस्ट पिक्सल को डिस्प्ले कर देंगे. इसमें हमने स्पेसेस को जो कर ले, इसमें हमने क्या किया, हमने पिक्सल पे काम किया. एक और होता है बैक फेस कलिंग, जो पॉलीगन
हमारे व्यूअर्स के अवे है उसको रिमूव करता रहता है, नॉर्मल वेक्टर्स के पॉइंट आउट करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मली इन ऑप्शंस में ना तो कोई विंडो क्लिपिंग का एल्गोरिथम होगा, कोई हिडन सरफेस के लिए नहीं होता, ब्रूट फोर्स रेस्ट्रिक्शन एल्गोरिथम नहीं है, फ्लड फिल एल्गोरिथम हमने किया था किसके लिए होता है, बाउंड्री फिल के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, पेंटर एल्गोरिथम। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा हिडन सरफेस प्रॉब्लम क्या होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज वी हैव 8 ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस। हमने क्या ली है बेटा, 8 ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस ली है। ठीक है, टेकन विद ए 1 मेगापिक्सल कैमरा। हमारा जो कैमरा है वो कौन सा है, 1 मेगापिक्सल कैमरा है। एंड 1 8 कलर इमेज टेकन बाय एन 8 मेगापिक्सल कैमरा। ठीक है, और 8 कलर इमेजेस ली है जिसके लिए हमने क्या यूज किया, 8 मेगापिक्सल कैमरा। ओके, हाउ मच डिस्क स्पेस इन टोटल यू नीड टू स्टोर दिस इमेजेस ऑन योर कंप्यूटर। हमें टोटल कितनी स्पेस की नीड पड़ेगी इन इमेजेस को सेव करने के लिए। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप देखोगे। ओके, देखो 8 इमेजेस है, उनको 1 मेगापिक्सल कैमरा में लिए, जो 8 कलर इमेजेस है उनको 8 मेगापिक्सल कैमरा में हमने लिए। सिंपल। ठीक है, 1 पिक्सल मीन्स 1 बिट, तो हम 1 MB लिख सकते हैं इसको भी, 8 MB। तो इसको कितना टाइम लगेगा, 8 इंटू 1 MB स्पेस लगेगी, इसको लगेगी 8 इंटू 8 MB। ठीक है, तो ये कितना बन गया 8 MB, ये क्या बन गया 64 MB। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, अगर हम बात करें हमारे पास ठीक है। ओके, तो अगर हम बी की जगह यहाँ पर आंसर बाइट में है तो इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, बाइट में। ये 1 MB बन गया, इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे ताकि ये क्या बन जाए, बी बन जाए, तो ये 8 MB हो गया। ठीक है, या सही किया गलत किया, 8 कलर मेज, 1 8 कलर मेज है, तभी क्या है इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या आएगा, कैलकुलेशन बेटा वैसे ही होगी जैसे हमने की है, इसको 8 से डिवाइड किया ताकि ये बी बन जाए, तो ये भी क्या बन गया, 8 मेगापिक्सल कैमरा हमें दिया हुआ है, 8 कलर इमेजेस। ओके, सॉरी बेटा, एक मिनट में आपको दोबारा क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, 1 पिक्सल का मतलब क्या होता है, 1 बिट। ठीक है, हमारे पास 1 मेगापिक्सल कैमरा है तो लेके जाएगा 10 to the power 76 बिट्स। क्लियर, हमारे पास कितनी इमेजेस हैं, 8 इमेजेस हैं, टोटल कितना आ गया 8 into 10 to the power 6 बिट्स। अगर हम बाइट्स में बात करें तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होता है 1 MB। क्लियर, अब हमारे पास क्या है, 8 कलर इमेज है, 8 कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए, 2 की पावर 3, तो 3 बिट्स चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 8 मेगापिक्सल इमेज है, तो कितना हो गया 8 into 10 raised power 6, एक पिक्सल को कितना लग जाएगा 3, दैट इज 24 10 to 6 बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 3 MB आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 1 + 3 4 MB। सॉरी क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था, इसका आंसर क्या आएगा 4 MB, दैट इज बी। ओके, तो ये इसका आंसर आएगा कितना 13, हमारे क्वेश्चन का क्या आएगा बी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, which of the following statement given below are correct? The midpoint Besson algorithm for rasterization line is optimized relative to the Dirichlet algorithm in that it avoids out of operation, it is incremental, it is also uses only integer arithmetic, and all the straight lines can be displayed as straight। हाँ जी, ये आई थिंक आप खुद भी कर सकते हो, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। राउंड ऑफ ऑपरेशन देखो, ऑब्वियस है मिड पॉइंट या ब्रेसल में नो फ्लोटिंग, कोई फ्लोटिंग पॉइंट्स नहीं आएगा तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगी। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। इंक्रीमेंटल अप्रोच बिल्कुल है, हाँ जी, इंटीजर अरिथमेटिक पे ही काम करते हैं। पर क्या सारी लाइन स्ट्रेट बनती है, नो, पिक्सल से काम करते हैं तो अप्रोक्सीमेट होती है, डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं होती, रास्ट्रेशन कभी भी नहीं होगी। इसका आंसर क्या आएगा A, B and C, दैट इज D। क्लियर, डी आंसर हमारा क्या है करेक्ट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 21 का है। ओके, suppose a Beiser curve PT is defined with the following control points P0, P1, P2, P1 XY प्लेन में हमें दिया हुआ है। तो which of the statement are correct? हाँ जी, अगर आपको याद हो डिग्री क्या होती है, हमने पॉइंट किया था डिग्री इज इक्वल टू, बताइए, कंट्रोल पॉइंट्स -1, 4 -1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्या बोला हुआ है, P1/0 इज 0,3। तो P की वैल्यू अगर हम PT में PT की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे 1/2। ठीक है, तो ये कैसे, तो अगर हम करेक्ट कर इसको पुट करके देखें, अब PT को ऐसे डिफाइन किया हुआ है P0 P1, अब 1/2 को हमने क्या करना है पुट। ठीक है, तो उससे हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। ओके, क्लियर, चेक करें। ओके चलो, अब हमें P की वैल्यू पुट करनी है, जो हमें कंट्रोल पॉइंट्स दिए हुए हैं। P0 कितना गिवन है बेटा, -2,0, P1 क्या है -2,4, ठीक है, P2 क्या है 2,4, P3 क्या है 2,0। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, बाइजर कर्व की डिग्री 3 है, तो क्यूबिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पीटी का, 1/t क्यूब P0 3t 1/t², फॉर्मूला बेटा जो सिंपल होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है वही लिखना। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, आपको जो t की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/2, तो 1 - t क्या बन जाएगा, वो भी 1/2। तो पुट करेंगे P 1/2 कितना बनेगा, 1/2 का क्यूब, P0 कितना है हमारे पास, ठीक है, -2, 3 to 1/2। ठीक है, और फिर हमारे पास अगर हम 1 - t 3t 1 - t² करोगे आप, तो वो क्या बन जाएगा, वैल्यू पुट करते जाओगे, ऐसे मुझे लगता है कर सकते हो, 1 - t का स्क्वायर, t का स्क्वायर 1/4 आप कैलकुलेट कर लोगे। और P1 क्या पुट करोगे बेटा, P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या है -2। ठीक है, ऐसी सारी वैल्यूज पुट करके आपको आप एक्स कोऑर्डिनेट, पहले आपको इसमें क्या है, पहले आप एक्स कोऑर्डिनेटर की वैल्यू पुट करोगे, फिर ऐसी आप किसको वैल्यू पुट करोगे, वाई कोऑर्डिनेट की। करके दिखाऊं, चलो मैं इसको रब करती हूँ फिर इधर से, फिर आपको करके दिखा देती हूँ। एक्स के लिए करती हूँ, वाई के लिए आप खुद करोगे। ठीक है, हाँ जी, 1p 1/2 क्या हो जाएगा, 1/t 1/2 मतलब 1/8, P0 की वैल्यू क्या है बेटा -2। ठीक है, 3t क्या है 1/2, यहाँ पर गलती हो गई, 1 - t² है, तो ये क्या बनेगा 1/4। इसकी वैल्यू P1 की क्या है -2, प्लस P3 का क्या है 3, 1/4, 1 - t 1/2, P2 कितना है 2, प्लस 3 प्लस 1/8 इंटू P3 कितना है 2। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, -1/4, और ये बन गया 2 कैंसल, -3/4, ये 2 कैंसल, ये क्या है +3/4, इसमें क्या आ गया 1/4, इसका आंसर क्या आ गया 0। ओके, ऐसे आप वाई कोऑर्डिनेट करोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 3, तो ये भी सही है। ओके, क्लियर। Visor curve PT may extend outside the convex hulls for control point। हाँ जी, Visor curve में हमने क्या कहा है कि वो सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट को क्या करती है, कवर करती है, उसके बाहर वो कन्वेक्स के लिए वो कन्वेक्स हल में वो जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो रही है, सही होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, A, B एंड C। ठीक है,
ओके सॉरी, इसमें क्या कहा है, मे एक्सटेंड, सॉरी मे एक्सटेंड का है, एक्सटेंड नहीं होती है ये, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है हमने पढ़ी थी, ये क्या करेगी, लाई इनसाइड कन्वेक्स हल। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ए एंड बी। क्लियर, सो चलो नेक्स्ट पे करते हैं। हाँ जी, इन द कंप्यूटर ग्राफिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अंडर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन each set of parallel line in the object do not stay parallel। ठीक है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस में, हाँ जी, पैरेलल, जो पैरेलल लाइंस होती है वो हमारे पास क्या होती है कि डू नॉट स्टे पैरेलल इन में। ठीक है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, अप्लाइंग ए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन the graphics pipeline to the vertex involve dividing it by z coordinates। okay, perspective ग्राफ लीनियर इज ए ट्रिवियल ट्रांसफॉर्मेशन। चलो पढ़ते हैं। देखो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस में हमारे पास क्या होती है बेटा, ये हमने कर चुके हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस में हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है, बट ये हम जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल ही रहे इमेज में। जैसे कि रेलवे ट्रैक्स है, इमेज में बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, होते तो पैरेलल है बट अपीयर कैसे होते हैं कि वो मिल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होती है, पैरेलल लाइंस कन्वर्ज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। सेकंड बोल रहा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन वर्टेक्स इन्वॉल्व डिवाइडिंग इट्स कोऑर्डिनेट्स। ये बिल्कुल सही है। पर्सपेक्टिव डिवाइड कैसे करते हैं, इसमें एक्स डैश क्या बन जाता है बेटा, एक्स वाई जेड, और वाई जेड क्या बन जाता है, वाई वाई जेड। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, अगर हम z से डिवाइड करेंगे तो ये नॉन लीनियर बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए एंड बी। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट है कंसर्निंग फोन शेडिंग एंड ग्राउंड शेडिंग इन 3D सीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हाँ जी, अब बात क्या आती है कि ये ग्राउंड एंड फोन शेडिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें से स्टेटमेंट ट्रू तो फिर बात करेंगे। हाँ जी, ये हमारे पास दो क्या है और शेडिंग के मेथड है। एक क्या होती है, फोम शेडिंग। ठीक है, एक क्या होती है हमारे पास, गोरोड शेडिंग। देखो इसमें होता क्या, अगर हम पहले बात करें फोम शेडिंग की, ठीक है, शेडिंग टेक्निक है सरफेस, इसमें क्या है, सरफेस नॉर्मल आर इंटरपोलेटेड अक्रॉस polygon। ठीक है, इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन is computed at each pixel। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोम शेडिंग में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल वेक्टर एट वर्टिसेस। ठीक है, तो इंटरपोलेट करते हैं नॉर्मल्स अक्रॉस पॉलीगन्स। तो पहले क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करेंगे एट वर्टिसेस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इंटरपोलेट करेंगे नॉर्मल्स को अक्रॉस पॉलीगन। अप्लाई करेंगे इल्यूमिनेशन मॉडल हर पिक्सल के लिए, तो पिक्सल कलर को इमेज करेंगे। जैसे कि हमारे पास फोर्स ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, हमने इसके नॉर्मल्स निकाल लिए एन ए, एन बी, एन सी। ठीक है, फिर वो क्या कैलकुलेट करेगा, हर पिक्सल इंटीरियर पिक्सल के लिए एन बी। ठीक है, फिर उसकी इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होती है उतना आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर उससे आप क्या करेंगे, उसको अप्लाई करोगे। ठीक है, ये होता है हमारा फोम शेडिंग में। और अगर हम बात करें ग्राउंड शेडिंग में, इसमें क्या होता है बेटा,
इसमें हम नॉर्मल नहीं कर रहे, इसमें हम इल्यूमिनेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट्स दिस? अब हम वर्टेक्स कलर को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ABC है, तो हम क्या करेंगे, इलिमिनेशन कैलकुलेट करेंगे, IA, IB, IA, IC। ठीक है, फिर उसको इंटरपोलेट करेंगे एडजेसेंट स्कैन लाइन में, फिर उसके इंटीरियर पिक्सल को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, ये दोनों ट्रिक ऐसे होती है। अब ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ग्राउंड शेडिंग आर रिक्वायर मोर कंप्यूटेशन देन फोम शेडिंग। हाँ जी, अब बताइए कि क्या उसमें हमने नॉर्मल वेक्टर्स के साथ किया, इसमें हमने दूसरे वे में किया, अब किसमें कंप्यूटेशन ज्यादा चाहिए? ठीक है, फोम शेडिंग में नॉर्मल वेक्टर्स कंप्यूटेशन हो रही है तो वो ज्यादा कैलकुलेशन होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रो। ग्राउंड शेड लीनियरली इंटरपोलेट्स द कलर ऑफ इंटीरियर पिक्सल बिग होगा, मैंने बोला ना किसमें लीनियरली इंटरपोलेट्स करते हैं इंटीरियर पिक्सल, ये स्टेटमेंट क्या है, सही। फोम शेडिंग इंटरपोलेट्स ओवर द नॉर्मल वेक्टर एट द स्पेसिफाइड, ये भी क्या है, सही। इसका आंसर है बी एंड सी ओनली। ठीक है, तो अभी इसके बहुत क्वेश्चंस और पड़े हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ।